हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ लिटरेरी ग्रुप्स को, जिसमें सबसे पहले आता है बीट जनरेशन, जिसे कि बीट मूवमेंट भी कहा जाता है। ये कुछ अमेरिकन पोएट्स का ग्रुप था जो कि 1940s में बना था और 1950s के अराउंड ज़्यादा एक्टिव रहा था। जैसे लॉस्ट जनरेशन के पोएट्स थे जो कि अपनी सोसाइटी में इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज से फेडअप हो चुके थे एंड इन्हें चेंज करना चाहते थे। और ऐसे ही थी बीट जनरेशन, ये भी अपनी सोसाइटी में सेट कन्वेंशंस को तोड़ना चाहते थे। ये साइकेडेलिक ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे, सेक्सुअल फ्रीडम को एडवोकेट करते थे एंड डांस एंड म्यूजिक के साथ भी जुड़े हुए थे। और इसीलिए इन्हें नाम दिया गया बीट जनरेशन। एंड सबसे पहले ये नाम यूज़ किया था जैक केराक ने। इनके अलावा एलन गिन्सबर्ग एंड विलियम बोरोज भी इस मूवमेंट के रिनाउंड पोएट्स हैं एंड ये इनके नोटेबल वर्क्स हैं। ये इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है एंड आप ऐसा मान सकते हैं कि इन्हीं से ही बीट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। ये पोएट्स 1940s के अराउंड सबसे पहले न्यूयॉर्क में मिले थे एंड इसके बाद इनमें और पोएट्स भी जुड़ते गए, जैसे कि ल्यूशियन कार, ग्रेगरी कारो, गैरी सिंडर, नील कैसिडी, ह्यूबर्ट हंग, लियोनार्ड कोहन, कॉफमैन, एन वॉल्डमैन, डियाना डी प्राइमा, माइकल मैक्ल्योर एंड लॉरेंस फर्लिंगहेटी, जो कि एक पोएट होने के साथ साथ एक बुक पब्लिशर भी थे। एंड इन पे कई बार ऑब्सीन ट्रायल्स भी चले हैं क्योंकि इनके वर्क्स ऐसे ही हुआ करते थे, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट। एंड इनकी बुक स्टोर का नाम था सिटी लाइट्स। और इसी के ही आसपास सैन फ्रांसिस्को के बे एरिया में ये पोएट्स सेटल हो गए थे। ये लोग रोमांटिक्स, सरियलिस्ट, मेटाफिजिकल पोएट्स एंड जैज म्यूजिशियन से इंस्पायर्ड थे और ये जैन बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे एंड ये एंटी कन्फॉर्मिस्ट यूथ थे। सोसाइटी की ट्रेडिशंस एंड मोनोटोनस लाइफस्टाइल से ये लोग फेडअप हो चुके थे एंड कुछ न्यू करना चाहते थे। इसीलिए इन्हें बोहेमियन हेडोनिस्ट कहा जाता है। बोहेमियन का मीनिंग होता है एडवेंचरस मैन और हेडोनिज्म ऐसी फिलॉसफी होती है जिसमें ये माना जाता है कि प्लेजर सीकिंग एंड हैप्पीनेस ही ज़िंदगी का मेन एम होना चाहिए। और यही आइडियोलॉजी आपको इनके वर्क्स में भी मिलेगी। ये लोग चाहते थे कि ज़िंदगी जीने के नज़रिए को चेंज किया जाना चाहिए। ये ग्रुप वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद बना था एंड वर्ल्ड वार का ह्यूमन लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ये हम सबको मालूम है। इससे ह्यूमन कंडीशन कितनी मिजरेबल हो गई है एंड कितना इम्पैक्ट उनके माइंड पे पड़ा है। ये पोइट्स चाहते थे कि ये सब बातें पोइट्री में क्लियरली बताई जानी चाहिए। बीट जनरेशन से ही इन्फ्लुएंस होकर बीटनिक सब कल्चर बना। बीटनिक्स उन लोगों को कहा जाता था जिनकी ड्रेस सेंस, वोकैबुलरी, मैनर्स, लाइफस्टाइल सोसाइटी से डिफरेंट होते थे। तो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है मूवमेंट पोएट्स। ये टर्म सबसे पहले जेडी स्कॉट ने यूज़ की थी, जो कि द स्पेक्टेटर मैगजीन के एडिटर थे। ये ऐसे इंग्लिश पोएट्स का ग्रुप था जो कि सिर्फ इंग्लैंड से आते थे, मींस वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड के पोएट्स इसमें शामिल नहीं थे। ये इंग्लिश पोएट्री की इम्पोर्टेंस को प्रूव करना चाहते थे एंड ये बहुत ही सिंपल, ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल पोम्स लिखा करते थे। इनके वर्क्स में आपको पास्टरल लैंड्स, रूरल ब्रिटेन की इमेजेस मिलेंगी, क्योंकि ये चीज़ें तो वर्ल्ड वार से पहले हुआ करती थी। अब तो वर्ल्ड वार से मॉडर्निज्म आ गया था एंड ये लोग मॉडर्निज्म के अगेंस्ट थे। ये लोग वर्ल्ड वार से पहले वाले ब्रिटेन को याद किया करते थे एंड इसीलिए ये मॉडर्न पोएट्स जैसे कि टी.एस. इलियट एंड एजरा पाउंड की पोएट्री को भी ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। इनके अकॉर्डिंग एक पोएट को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि वो तो एक ऑर्डिनरी मैन होता है, एक कॉमन मैन। और उनकी पोइट्री भी बहुत सिंपल होनी चाहिए, जो कि एक रीडिंग में ही रीडर्स को समझ में आ जाए। उसकी लैंग्वेज बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होनी चाहिए। और ये पोएट्स एंटी रोमांटिक्स भी थे, इसीलिए ये W.B. येट्स एंड डायलन थॉमस की पोम्स को भी क्रिटिसाइज़ किया करते थे। इस ग्रुप में आते हैं फिलिप लार्किन, किंग्सली एमिस, डोनाल्ड डेवी, D.J. एनराइट, जॉन हॉलोवे, जॉन वेन, एलिजाबेथ जेनिंग्स, थॉम गन, रॉबर्ट कनक्वेस्ट। इन्होंने 1955 में एक एंथोलॉजी पब्लिश की थी जिसका नाम था पोएट्स ऑफ 1950s, जिसको कि D.J. एनराइट ने एडिट किया था। और 1956 में एक और एंथोलॉजी पब्लिश की गई जिसका नाम था न्यू लाइन्स एंड इसे एडिट किया था रॉबर्ट कनक्वेस्ट ने। और 1963 में इसके सीक्वल न्यू लाइन्स 2 को पब्लिश किया गया, जिसमें कि कई और इंग्लिश पोएट्स को शामिल किया गया, जैसे कि थॉमस ब्लैकबर्न, एडवर्ड ब्रॉक, जॉन फलर, टेड ह्यूज, एंथनी थ्वेट, ह्यूगो विलियम्स एंड एडवर्ड लूशी स्मिथ। तो हमारे नेक्स्ट पोएट्स हैं कन्फेशनलिस्ट्स। तो 1950s एंड 60s के अराउंड एक्टिव रहा। ये कुछ अमेरिकन पोएट्स का ग्रुप था
तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, कन्फेशनलिस्ट, ये पोएट्स अपने वर्क्स में कुछ ऐसी चीज़ें कन्फेस किया करते थे जिनके बारे में दूसरे लोग बात करने से डरते थे या उन्हें शर्म आती थी। जैसे कोई मेंटल इलनेस हो गई, कोई ट्रॉमा या फिर कोई डिप्रेशन या फिर कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते थे, उन्हें ये पोएट्स अपने वर्क्स में बताया करते थे कि हाँ, हमारे साथ ये सब हुआ है। ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बताया करते थे, इसलिए इनकी पोएट्री फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में होती है। इसमें सिल्विया प्लाथ, रॉबर्ट लॉयल, W.D. स्नोडग्रास, एन सेक्सटन, एलन गिन्सबर्ग एंड एडराइन रिच जैसे पोएट्स आते हैं। वैसे ये कोई पर्टिकुलर ग्रुप नहीं था और ना ही इनका कोई स्पेसिफिक एम था, बस इनकी पोएट्री में कुछ सिमिलैरिटीज़ थी जिसकी वजह से इन्हें क्लब करके एक नाम दिया गया। और ये नाम दिया था M.L. रोजेंथल ने जब वो रॉबर्ट लॉयल की बुक लाइफ स्टडीज़ इन द नेशन को रिव्यू कर रहे थे। इसके अलावा जॉन बेरीमन एंड डेलमोर श्वार्ट्ज की पोम्स भी कन्फेशनल पोएट्री में आ जाती हैं। तो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है ऑब्जेक्टिविस्ट पोएट्स। ये टर्म 1931 में लुई ज़ुकोव्स्की ने कॉइन आउट की थी और 1930s एंड 40s के अराउंड एक्टिव रहा। ये भी कुछ अमेरिकन पोएट्स का ग्रुप था। ये मॉडर्न पोएट्स थे जो कि T.S. इलियट एंड विलियम कार्लो विलियम जैसे पोएट्स से इंस्पायर्ड थे। इस ग्रुप में आते हैं चार्ल्स रेज़निकोव, जॉर्ज ओपन, कार्ल रैकोसी, बेसिल बंटिंग एंड लॉरेन नेडिकर। एंड ये सभी पोएट्स ज्यूइश थे। ये लोग मानते थे कि एक पोम एक ऑब्जेक्ट की तरह होती है और ये लैंग्वेज से बनी होती है, तो जितनी अच्छी लैंग्वेज हम इसमें यूज़ करेंगे ये उतनी ही अच्छी लगेगी। और 1932 में इन्होंने ऑब्जेक्टिविस्ट एंथोलॉजी पब्लिश की थी। और ये लोग मानते थे कि पोएट्री किसी भी स्टीरियोटाइप स्ट्रक्चर एंड फॉर्म से फ्री होनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू पीपल इन द नेक्स्ट वीडियो।